गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार की सुबह है, हफ्ते का आखिरी है ट्रेडिंग सेशन और एक एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जाने वाले हैं। हम जब लौट के आए आज कामकाज के लिए तो यूएस के बाजारों से क्यूज नहीं थे क्योंकि वो थैंक्स गिविंग की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, तो सबड्यूड से क्यूज। उसके बीच में आपकी स्क्रीन पे भारतीय बाजारों की चाल एकदम सपाट नोट पर इस समय कामकाज करते हुए, और अब तक का बिल्कुल ही ठंडा। जिस तरह के इंडिकेशंस थे लार्जली वैसे ही बिहेवियर रहा है। इंडिकेशंस थे ग्लोबली कंसोलिडेशन फ्लैट लाइन के आसपास, ज्यादातर सारे मार्केट ट्रेड कर रहे थे। भारतीय बाजारों का भी समीकरण 10 का 10 है। इनफैक्ट सुबह से अब 45 मिनट प्लस हो गए होंगे, सुबह से वो 30-35 पॉइंट की रेंज, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट भी पकड़ लूं आज का, तो 30-40 पॉइंट की दायरे में अब तक घूमे हैं। ये है आज की स्थिति, एकदम शांत कामकाज। ना सिर्फ निफ्टी का, निफ्टी बैंक भी अपफ्रंट स्क्रीन पर रखिएगा। लग रहा था थोड़ा बहुत की पॉकेट कल भी आउट परफॉर्म कर रही थी, आज भी थोड़ा शायद आउट परफॉर्म करेगी, ऐसा है नहीं। लार्जली ये भी फ्लैट है। ब्रेथ जो पहले लग रहा था ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म करेंगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप शुरू अच्छे हुए थे। मेरे ख्याल से मिड कैप 1/3 से, स्मॉल कैप 3/4% से शुरुआत कर रहे थे। पस्त पड़ रही है वो पॉकेट भी। मिड कैप स्क्रीन पर रखिएगा। वो शुरुआत जो हुई थी ब्लिप गैप अप के साथ, वो ठंडा पड़ गया, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास मिड कैप पहुंच गया। और ब्रेथ अभी डॉक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रखी थी। ज्यादातर मूड बैरोमीटर वही होता है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्क्रीन पे। शुरुआती मिड कैप स्मॉल कैप उछाल के साथ शुरुआत जरूरी, अब ठंडा पड़ रहे हैं तो लकीरें भी अब पास आती हुई नजर आ रही हैं। पहले एडवांसेस के फेवर में था ये बाजार, अब लार्जली 3:2 का रेशियो बन रहा है। लेकिन वो सुबह के समीकरण और बेहतर थे, तो सारा बाजार पस्ती पड़ रहा है, फ्लैट लाइन के पास पहुंच रहा है। पहले मैं बता दूं 10 के दमदार ट्रेड्स में आज क्या क्या खास है, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं और ये जो 45 मिनट का सेशन अब तक हुआ है उसका जायजा ले लिया जाए, समझ लिया जाए किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी मानस से, हमने रिक्वेस्ट करी थी प्रशांत सावंत साहब से कि कंटिन्यू करें प्लीज। तो 10 के दमदार ट्रेड में ये हमारे साथ होंगे। नए चेहरों के तौर पे इंक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्स और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अट्ठावले साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। इनसे भी आज चर्चा करनी है और इनसे भी जानना है 10 के दमदार पिक्स कौन से हैं इन लोगों के। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में जब हम टॉप कॉल्स ले लेंगे, उसके बाद चलेंगे हीलियस इंडिया के सीईओ डिंशॉ ईरानी साहब के पास। तो ईरानी साहब से चर्चा होनी है, जरा मूड माहौल गौज करा जाए बाजारों का। और फिर सब शादियों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। वीरू पता है आपको, राजस्थान में एक्चुअल कल पोलिंग का दिन डिसाइड करा था इलेक्शन कमीशन ने। फिर इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर गई, हल्ला हुआ कि राजस्थान में नहीं हो सकता कल इलेक्शन, क्योंकि कल शादियों की सीजन की शुरुआत हुई थी और कल बहुत शादियां थी राजस्थान में। तो डेट टल के अब सैटरडे कर दी गई। और गाबा सर का तो आपको रीसेंट एग्जांपल दिख ही रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कामत होटल्स के ईडी साहब को बुलाया जाए, विशाल कामत को, और समझा जाए मैरिज सीजन दरअसल पैन आउट कैसा हो रहा है। इनके पास भी कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? सॉरी, मैं बताऊं, कल मैं जब रात को डेटा वेटा देख के जब सोने लगा, तो उससे पहले तो सुनाई नहीं दिया था, लेकिन मेरी सोसाइटी के सामने एक कम्युनिटी सेंटर है, उसमें भी एक शादी थी, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन जब फिर वहाँ डीजे स्टार्ट हुआ, लगभग 12 साढ़े 12 बजे जब आतिशबाजियाँ हो रही थी, मतलब आधे पौन घंटे तो ऐसी आतिशबाजी हुई कि पूछिए मत। तो वो जो फेस्टिवल सीजन, वो ये आपका वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, उसका आगाज़ बड़ा भारी था। मतलब नोएडा में तो आपको प्रेजेंस फील हो रही थी वाकई। मतलब 1 घंटा ऐसी आतिशबाजी हुई आशीष की पूछिए मत। वो एक शादी ने इतना कर दिया, 38 लाख शादियां इस सीजन में होनी है। आप तैयारी कर लीजिए भाई साहब, ऐसी बहुत आतिशबाजी और बहुत रातें एंजॉय करेंगे आप। ठीक है वीरू, मैं मार्केट्स का थोड़ा बहुत मूड गॉज करके बता रहा था। ठंडा कामकाज। एक बार रिलायंस और एचडीएफसी बैंक रखिएगा, जो 10 के दमदार ट्रेड में जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि वीरू की कमेंट्री में आज था कि इन दोनों स्टॉक्स को आप पैनी नजर रखिएगा। ये डिफाइन कर सकते हैं आज दिन की ट्रेजेक्टरी। लार्जली इन ग्रीन है, लेकिन ऐसा कोई नोटवर्दी मूव नहीं है। वीरू सारे समीकरण स्क्रीन पर रख दिए हैं। अब 45 मिनट के सेशन जो गुजरा है, उसके बाद एनालिसिस क्या कहता है? देखिए आशीष, अभी वो दोनों स्टॉक्स चले तो थे, लेकिन अभी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। रिलायंस 2400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एचडीएफसी बैंक का 1527 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से और 30 पॉइंट का इंतजार कीजिए निफ्टी में, और 30 पॉइंट का 17,961, 929,
यहाँ से 30 पॉइंट नीचे जो 30 पॉइंट हो गए ना आशीष, वहाँ पे किसी इंट्राडे डिप को बाय करने की सोचिएगा, इस प्राइस पे नहीं, मेरे ख्याल से इस प्राइस पे नहीं। एक चीज़ हमारे हक में है कि हम शायद ना कोलैप्स हो, क्योंकि HDFC बैंक रिलायंस ठीक कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ आशीष इस प्राइस पे नहीं, थोड़ा सा और ल्यूक्रेटिव होने दीजिए। बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 43,440 जो सुबह का लेवल था, और निफ्टी पे 19,761,730 उस ट्रेजेक्टरी के आसपास, अभी नहीं आशीष, तब तक फार्मा पे ध्यान दीजिए आशीष। और फार्मा आज सुबह ओपनिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपर्ट्स थे हमारे पास, और सिर्फ फार्मा की पिक्स सबकी तरफ से एक ही गो टू पॉकेट बनी हुई है आज की, वो है फार्मास्यूटिकल्स। होपिंग आज जब 10 के दमदार ट्रेड्स आएंगे तो थोड़ा सा और इंप्रूव्ड मिक्सचर नजर आएगा, कुछ अक्रॉस द बोर्ड पिक्स नजर आएंगी, लेकिन जहां पैसा मिले वहां बने। अगर आज फार्मा में ही है तो यहीं सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्सपर्ट्स को दिखाइए स्क्रीन पे चारों को एक बार। पहले मार्केट निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। गौरव, मार्केट ऐसे ही है, वैसे जो कुछ होना है वो ओवरनाइट होता है। इंट्राडे स्ट्रेंथ तो बाजार में वैसे ही मिसिंग थी। निफ्टी पे आप लोग का हाउस कॉल क्या बन रहा है इनक्रेड का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरू, आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए कल भी जो था एक रेंज में रहा था, तो हमारा जो हाउस कॉल भी है वो यही है कि 19,900 स्पॉट में अगर आप देखेंगे या 19,880 अगर आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा हर्डल है। 2-3 बार हमने वहां से एक ट्रेड में रिवर्सल दिखाया है। इसके ऊपर अगर आवली क्लोज अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, और आपके लिए टारगेट जो होंगे 200 पॉइंट के, मतलब 20,000 जो है निफ्टी क्रॉस कर लेगा स्पॉट में, ये हमारा अनुमान है। वहीं अगर नीचे में क्या करना चाहिए, तो हम लोग बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति दे रहे हैं। एक निफ्टी के अगर फ्यूचर्स आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न सॉर्ट ऑफ बन रहा है, जहाँ पे सपोर्ट जो है वो 19,780 के करीब के आ रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो या तो आप निफ्टी फ्यूचर्स को बाय कीजिए टुवर्ड्स 19,780, जहाँ पे आपके 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे और फिर 200 पॉइंट का लक्ष्य होगा, या फिर आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, या तो ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है तो आप ब्रेकआउट को स्टडी वेट कीजिए, अगर रिवर्सल प्ले करना है तो आप करेक्शन अगर आता है थोड़ा सा यहाँ से 101 पॉइंट का, तो आप बाय कीजिए। तो हमारा फिर हाउस कॉल व्यू यही है कि तेजी में ही है, लेकिन अभी वो ब्रेकआउट को प्ले करना है या बाय ऑन डिप्स में वेट करना है, वो देखना पड़ेगा। आपकी दोनों कॉल्स आज की टॉप रेट्स। देखिए पहला रिकमेंडेशन जो होगा, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे फार्मा स्पेस में, तो उसमें सही होगा क्योंकि आज बजिंग है और काफी समय से बजिंग है, सिर्फ आज ही नहीं। पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो है सिंजिन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आवली चार्ट्स में अच्छा एक ब्रेकआउट हमको फॉलोइंग चैनल का देखने मिला है, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में जो है स्टॉक चला है। और फॉलो थ्रू बाइंग के अगर आप 15-20 मिनट के चार्ट देखेंगे तो फॉलो थ्रू बाइंग भी आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। 730 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में और 790 रुपए के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। सिंजिन इंटरनेशनल जो है ये एक पहला रिकमेंडेशन होगा। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है HDFC लाइफ पे, जहाँ पे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस में काफी अच्छा आपको मोमेंटम देखने मिला। उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली HDFC लाइफ का देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट है। आप इसको फ्लैग भी कह सकते हैं, लेकिन एक अपट्रेंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर था नहीं, बट अगर आप चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट करें तो उसके ब्रेकआउट के आसपास में ही है। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो छोटे से होंगे, 650 के होंगे। सस्टेन अगर हो गया तो ये स्टॉक जो है ये 700 के लेवल दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छा एक प्ले हो सकता है, कुछ नहीं आपको मिल सकता है कि अगर निफ्टी में थोड़ा साइडवेज मूव भी अगर आता है तो ये वोलेटिलिटी को जो है एक बार संभाल लेगा। तो HDFC लाइफ मेरा सेकंड रिकमेंडेशन होगा। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे गौरव बिस्सा जी के इंडस्ट्रीज पे, आपने उनका व्यू सुना। अब चलते हैं अमोल के पास, मानस के पास। मैं एक काम करता हूँ, उनके ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। मानस, आपके दो ट्रेड्स। देखिए दो ट्रेड में पहला ट्रेड भारत फोर्ज का है, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। कल एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज फिर से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसलिए भारत फोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1094 के स्टॉप लॉस के साथ, 1094 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे, और 1140 तक के टारगेट्स पॉसिबल है भारत फोर्ज में। और दूसरे स्टॉक एवी अपैरल है। कल भी मैंने इस पर रिकमेंड किया था, कल मैंने 232 के टारगेट मेंशन किए थे, टारगेट के आसपास है, बट फिर भी मेरा समझना है कि आज फिर से, कल आपने खरीदारी नहीं की तो आज आप एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। 224.90 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और अब जो नेट टारगेट होंगे वो 235 रुपए के रहेंगे।
थोड़ा सा मिक्सअप डिवर्सिफाई होता हुआ फार्मा के बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, कोई बढ़िया और स्टॉक पिकिंग होती हुई स्क्रीन पे आप थोड़ी सी और क्लैरिटी बाकी पॉकेट्स को लेकर बढ़ती हुई। अमोल अठावले साहब के पास चला जाए और जाना जाए कोटक सिक्योरिटीज कहां पे दाव लगा रहा है। अमोल जी, कौन से स्टॉक्स रडार पे, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? जी, आई थिंक आशीष जी, मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 2510 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली है, उसका टारगेट रहेगा 2600 और 2610 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2480। आई थिंक द रीजन बिहाइंड दैट स्टॉक काफी कंसोलिडेट हुआ है, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, ये रैली में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। सो आने वाले दिनों में ये लगता है कि ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट फॉर्मेशन पॉसिबल है, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा मुझे स्टॉक लग रहा है कि आईसीआईसीआई जेआई करंट लेवल्स 1435 के आसपास चल रहा है, और टारगेट मुझे लग रहा है कि 1515 और 1540 पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1409। ये भी ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के पूरे चांसेस है, तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कर लीजिए। एक टीज चल रहा है, मल्टी बैगर कैसे चुने, एकदम से आया आज आवाज अड्डा में है भाई, मल्टी बैगर कैसे चुने जाए। इंटरेस्टिंग है, शाम को निपटाइए उस शो को 8 बजे। अमोल जी के एचयूएल और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस प्रेफर्ड पिक्स। सावंत साहब, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप कहां जा रहे हैं? हम लोग पहले मेटल्स था और पहले फार्मा था, अब कौन सी पॉकेट रडार पे आ रही है? जी आशीष जी, 2 स्टॉक्स है। मेरा फर्स्ट, एक्चुअली मेरी पिक एचडीएफसी लाइफ थी, बट क्योंकि वो डिस्कस हो चुकी है तो मैं उसको चेंज करूंगा। मेरी पिक होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे एक बेस बन चुकी है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक डिसेंट पुल बैक आ सकता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 82.5, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 90 का। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हायर टॉप्स हायर बॉटम कंटिन्यूअसली बना रहा है, और यहाँ पे एक डिप आई है, वो होगा आरईसी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 333, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 355, 355 का। आरईसी रखिए भाई, इसको भी रडार पे। ये आज के बढ़िया से इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स वाले आइडियाज। आरईसी या किसी दोनों में से किसी का एक एडजस्टमेंट प्ले आउट होना था आज, एक मिनट देख के बताता हूँ। पीएफसी का है शायद, वो 4-5 रुपए का। ठीक है, आरईसी का नहीं है, खरीदारी करने का कॉल। ठीक है, ये हो गए सारे एक्सपर्ट्स के 10 के दमदार ट्रेड। ट्रैक्टर साहब स्क्रीन पे चलाते रहेंगे, मैं जा रहा हूं अब जरा मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ, और हीलियस इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिनशॉ ईरानी सर अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सर गुड मॉर्निंग। दिनशॉ सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। ये पहले तो हीलियस म्यूचुअल फंड वो पैसा तो मोबिलाइज हो गया ना, अब तो डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल, पैसा मोबिलाइज हो गया। 15 तारीख को पहले एनएवी भी आ गया, डिप्लॉयमेंट भी चालू हो गया। इट्स ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। परफेक्ट, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस उसके लिए एक बार फिर से। ये जो नया पैसा आया है इस बाजार में डिप्लॉय करना, जितने आसानी से पैसा मोबिलाइज होगा उतने आसानी से डिप्लॉय हो पा रहा है, या थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अपॉर्चुनिटीज कम है बाजार में, ऐसा है क्या? आशीष जी, एक्चुअली हम तो अपने आप को स्टॉक पिकर्स ही मानते हैं, सो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्चुअली जब खुला तभी हमारे 90% तक हमारा डिप्लॉय हो चुका था फंड। सो हमें कोई चिंता नहीं हुई है। एक्चुअली आप बाजार भी देखिए तो इतना चिंतादायक नहीं है, क्योंकि एक जो सवाल उठता रहता है बाजार के बारे में कि वैल्यूएशन में काफी स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले 3 क्वार्टर से, इनफैक्ट सितंबर का भी क्वार्टर आप देखें तो एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के लिए या इंडेक्स के लिए, वो ऊपर ही होते जाते हैं, उनके अपग्रेड ही हुए जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे जो वैल्यूएशंस है वो इतने स्ट्रेच नहीं है, चेक में है। क्योंकि आपको फ्यूचर में देखेंगे तो शायद अपग्रेड ही देखेंगे आपको, इंस्टेड ऑफ डाउनग्रेड। इनफैक्ट ये क्वार्टर भी टॉप लाइन इतने चले नहीं कंपनियों के, लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंशन आया उसके चलते बॉटम लाइन ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया थी। तो इसके चलते फिर से अपग्रेड आ गए, 4-5% अपग्रेड हुआ है इंडेक्स के अंदर। सो हमें तो काफी कंफर्ट है हमारे मार्केट में अच्छी तरह। बढ़िया कंफर्ट है, और डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई कंसर्न नहीं, बड़े आराम से 90% तो जब एनएफओ खुला होता तभी डिप्लॉय हो गया पैसा। अच्छा, आप हो, समीर सर हो, बाजार के जाने माने चेहरे,
तो अब वो एक रिस्पॉन्स, अब लोग एनएवी गॉज करेंगे, कितना आउट परफॉर्मेंस, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की होड़ होगी। कैसे, जब डिप्लॉय कर रहे हो आप, तो कौन सी की थीम्स हैं, कहां पे आपको लग रहा है एक बढ़िया रिटर्न जनरेट हो सकता है 2024 में, इस नए संवत में, ऐसे भी पुट अक्रॉस कर लूं, कहां लग रहा है वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो पाएगा? जी एक्चुअली हमें एक अच्छा चीज ये है कि अगले 4-5 महीने हमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट शायद एक फ्लैट लाइन करे। तो और फ्लैट लाइन में क्या एडवांटेज होता है आशीष जी कि इन्वेस्टर को, आई मीन जो एनालिस्ट होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, उनको खुद, या तो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, उनको खुद एक टाइम मिल जाता है टू आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठ के अपने स्टॉक देखें और एनालाइज करें, और पोजीशन लेनी है तो आराम से ले सकते हैं, मतलब इतना एग्रेसिव नहीं रहना पड़ता उसमें। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये 4-5 महीने बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट टाइमिंग हमारा फंड का भी बहुत बढ़िया था, एक करेक्शन आ गया था और फ्लैट लाइन चालू हो गया है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन काफी है मार्केट में। और एक्चुअली हम तो पहले से बोलते आए हैं कि अगर जो इंडियन इकोनॉमी ऐसी ग्रो होने वाली है तो 2 सेक्टर तो आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो है फाइनेंशियल्स, जहाँ पे आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया एक्चुअली कंट्रोल किया है उस सेक्टर को ऑलरेडी। वो जो आपने देखे रिस्क वेटेजेस बढ़ा दिए वगैरह वो सब किए, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो निम एक्सपेंशन शायद वापस किक इन हो सके। एक्चुअली एक बिग पुल बैक इस सेक्टर का यही था कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए हैं और आपके डिपॉजिट रेट्स पिकअप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से निम कंप्रेशन आ सकता है। हमें नहीं लगता है कि, और आ भी सकता है एक्चुअली, वो नहीं है, पर हमें ये लगता है कि री रेटिंग जो होती है सेक्टर की, वो होती है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। अगर जो आपका कोर बिजनेस ग्रो होने लगे तो ही आपकी री रेटिंग हो सकती है, और वो आई थिंक ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया है हुआ है। इस क्वार्टर में तो इनफैक्ट मिड टीन से हाई टीन्स का ग्रोथ देखा गया क्रेडिट लेंडिंग में रादर। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा जो हमें कंजम्पशन, जो हमने बहुत पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है डिस्क्रिशनरी स्पेस, पर हमारा डिस्क्रिशनरी जो है काफी वाइड हमारा इम्प्लीकेशन होता है उसका, जैसे रियल एस्टेट भी आ जाता है उसमें, होटल्स आ जाते हैं वगैरह, वो सब होता है। तो आप देखें तो जैसे हमने पहले बोला था, अफोर्डेबल लग्जरी, एस्पिरेशनल स्पेंड्स, ये सब हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं चलते हुए। तो हमारा मेजर ओवरवेट ये 2 सेक्टर्स में है। आपके जवाब से ना मेरे पास 2 सवाल जहन में घूमने लगे। पहला, 4-5 महीने फ्लैट लाइन, यानी कि बेसिकली कंसोलिडेशन ही होगा, कहीं जा नहीं रहा भारतीय बाजार। ये अगले 4-5 महीने फ्लैट लाइन मतलब बेसिकली जनरल इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस बाजार में होगी, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा आप लोग? जी 2-3 चीजें, एक तो स्टेट इलेक्शन भी है जो होपफुली दिसंबर तक सब आउट ऑफ द वे हो जाएगा। तो एक तो वो है जो 5 स्टेट के इलेक्शन है। दूसरा आपने जो सेंट्रल इलेक्शन बोले वो है। तीसरा एक्चुअली जो रूरल इकोनॉमी है जो अभी तक फायर नहीं हुई है, वो हम होप कर रहे हैं कि प्रॉब्ली विंटर सोइंग के बाद थोड़ा रूरल इकोनॉमी में थोड़ा उठाव आएगा, तो वो हमें होप है। और जो चौथा है वो है यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। आई थिंक वहां पे भी आपको पिछले अगले 4-5 महीने में आपको एक क्लियर जवाब मिल जाएगा कि रिसेशन है या नहीं है, क्योंकि सब पूरा क्वेश्चन मार्क वहीं पे आके उठ रहा है। एक टाइम में तो ऐसे लग रहा था हमें कि इमिनेंट है रिसेशन, क्योंकि जिस हिसाब से उनके लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स जो 10 ईयर के पेपर थे, उनमें जो इंटरेस्ट रेट शूट अप हुए, जो 5% के ऊपर चले गए थे, तो वो अभी वापस 4.4 हो गए हैं। लेकिन गैप जो 2 और 10 के बीच में वो थोड़ा कंप्रेस होते हुए नहीं दिख रहा है हमें, तो इसलिए वहां पे थोड़ा कंफर्ट आई थिंक कम है। और इसीलिए हमें लग रहा है कि जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज है उससे आप दूर रहे तो अच्छा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 4-5 महीने आपके होंगे, वो बड़े ट्राइंग महीने होंगे, मतलब एज एन हमें तो फ्लैट लाइन लग रहा है, बेस केस वही है और होपफुली वही रहेगा। इंटरेस्टिंग। और ये शायद ये 4-5 महीने वो पीरियड होगा क्योंकि 2024 की एक की थीम उभरेगी जब ये रेट साइकिल्स, अब तक जो हाइक का सिनेरियो चल रहा था, शायद वहां से अब हम स्टेप डाउन करना शुरू करें। बाजार वो अगले साल के मिड पॉइंट के आसपास ही कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एक मिनट में अपने अगले सवाल पे आऊं उससे पहले इसी का ये जो फ्लैट लाइन 4-5 महीने ठीक है इन सब के बीच में, उसके बाद इक्विटीज लार्जली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2024 का सेकंड हाफ एक स्वीट स्पॉट में आ जाएंगे, ऐसा मानूं क्या? जी बिल्कुल, एक्चुअली सब डिपेंड होता है यहाँ पे। और
अगर जो इलेक्शन रिजल्ट थोड़े अलग से आए जो मार्केट एक्सपेक्ट कर, तो ऑब्वियसली आप वहां पे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो ही सकता है। लेकिन अगर जो एवरीथिंग गोज इन प्लेस, मतलब फॉल्स इन प्लेस, और जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट, हमें नहीं लगता कि कटिंग चालू होगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा एकोमोडेटिव पॉलिसी चालू हो जाएगी बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर इन द यूएस। इंडिया का एक्चुअली प्रॉब्लम था ही नहीं, हमें तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें प्रॉब्लम था हमारा रुपए का जो हमें संभालना था, क्योंकि अगर जो यूएस इंक्रीज कर रहा है तो रुपए पे काफी हिट आ सकता था, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाल लिया गया था, तो इसलिए हमें तो प्रॉब्लम नहीं था वहां पे। तो ये अगर जो हो गया, इफ इट प्लेज आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन हमें लग रहा है कि ऑब्वियसली सेकेंड हाफ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे इक्विटी मार्केट के लिए। और गिवन के फ्लोज में भी एक्चुअली आज की तारीख में फ्लोज, पहले तो चाइना कम्पीट करता था फ्लोज के लिए, जो इंडिया में फ्लोज आते थे, तो चाइना अभी हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में वहां पे सिचुएशन इंप्रूव होगा, तो वो फ्लोज तो पॉजिटिव ही रहेंगे इंडिया के लिए। दूसरा, जो यूएस की ट्रेजरीज थी, आप सोचिए रिस्क फ्री रेट आपको 5% पे मिल रहा है, डॉलर रेट, तो ऑब्वियसली काफी पैसा वहां पे भी सकआउट हो सकता था, तो वो आज की तारीख में हमें नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पे रेट थोड़े कम होने लगे और प्रॉब्ली 5 महीने के बाद तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडिया एज कम्पेयर टू द रिस्क फ्री रेट्स। तो इसलिए हमें तो ये लग रहा है कि सेकंड हाफ विल बी अ वेरी स्वीट स्पॉट। इंटरेस्टिंग। 4-5 महीने शायद फ्लैट लाइन, लार्जली कंसोलिडेशन, और सेकेंड हाफ 2024 आउट परफॉर्मेंस। अब वो दूसरा सवाल जो जहन में आया था, आपने कहा बढ़िया लग रहा है फाइनेंशियल्स, बढ़िया लग रहा है कंजम्पशन, साथ में आप कह रहे हो यूएस के स्लोडाउन रिलेटेड कंसर्न्स अबेट होंगे आने वाले समय में, वो रेट हाइक्स की साइकिल पस्त पड़ना शुरू होगी। आप लोग अभी तक आईटी का जिक्र फिर भी नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने आईटी को अवॉइड किया। ये बात सही है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, अभी भी आईटी रडार में नहीं आ रहा क्या? जी बिल्कुल आशीष जी, एक्चुअली हमारा यही कहना है कि वैल्यूएशन अगर जो आ जाते हैं लाइन में, क्योंकि आज की तारीख में भी आप देखिए होप ट्रेड चालू है, क्योंकि और दिसंबर के नंबर्स अगेन, जैसे मैं कल किसी बात कर रहा था, कोई बड़े वो थे इन्वेस्टर थे, तो मैं उनको यही बोल रहा था कि आप देखिए एवरी होप ट्रेड में क्वार्टर नंबर के बाद फिर से आईटी नीचे आ जाता है, तो दिसंबर में भी यही होने वाला है, क्योंकि दिसंबर बहुत ही इतना अच्छा क्वार्टर नहीं होने वाला उनके लिए। और इनफैक्ट दिसंबर में तो एक और चीज बाहर उभर के आएगी, वो ये है कि जो आपका कैलेंडर 24 है, CY 24 की, नॉर्मली दिसंबर में मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डिसाइड कर लेते हैं अपना अगले साल का बजट, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ऑलरेडी कमेंट्री काफी सॉफ्ट होने लग जाएगी दिसंबर क्वार्टर के बाद। तो इसलिए FY 24 का भी जो अभी CY 24 का जो होप है, विच इज फिस्कल 25 हमारे लिए, वो भी थोड़ा ड्रेन आउट होने चालू हो जाएगा, और उसके चलते फिर से आपको दिखेगा कि यहाँ पे शायद एक वापस नमी आए थोड़ी इस सेक्टर में। तो इसलिए हमें बेटर टू अवॉइड, और वैल्यूएशन तो इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, बहरहाल सो दैट इज हाउ वी प्ले। बहुत बढ़िया। क्या लिया वो पूछूंगा नहीं, क्योंकि अब तो पता, मंथली फैक्ट शीट आएगी ना इस बार की? हाँ जी, वो आएगी, आपको मिलेगी, तो पता चल जाएगा सर ने क्या डिसाइड किया, थीम्स में कौन से स्टॉक चुने, वो आपको मैं बता दूंगा। दिनचो सर, थैंक यू सो मच, हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, ब्रेक के उस पार कामत होटल्स रडार पे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जरा पहले मार्केट्स क्विकली दिखा देता हूं, दिखाने कुछ है नहीं। 9:15 पे जब खुला था तो निफ्टी दिखाया था, 10 बजे की शुरुआत में निफ्टी दिखाया था, वही पस्त था, और अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी घूमता हुआ। तो ऐसे में बेहतर है कि कॉर्पोरेट स्कैन पे उतर जाया जाए। और आज उस कड़ी में कामत होटल्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल कामत साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कामत सर, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। ये कल परसों से वीरू बता रहे हैं चैनल पे कि ग्रेट इंडियन, वीरू मतलब मेरे साथ जो दिल्ली से जुड़े हुए मेरे सहयोगी, वो बता रहे हैं कि वो ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है, 38 लाख शादियां इस सीजन में होने वाली हैं। कामत सर, इसका किस तरह का रब ऑफ है? आपकी प्रॉपर्टीज में मैं देखता हूं तो मुंबई है, मुंबई के साथ कोई फोर्ट जादवगढ़ पूर्णा, कोई वो मोहदादी पैलेस, गोवा की प्रॉपर्टीज, ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कई सारी प्रॉपर्टीज एकदम एप्ट है। कैसा डिमांड मिल रही है सर? ऐसा हो रहा है कि सीजन का बहुत फायदा मिल रहा है आप लोग को?
देखिए शादी तो मतलब भारत में शादी इज नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल गेटिंग टुगेदर। ये तो एक टाइम है जहाँ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको गिव बैक करने का टाइम। तो कोरोना के बाद जब लोग उस टाइम पे सोच रहे थे कि शादियां छोटी होंगी और ये, मगर उल्टा दिखने जा रहा है कि शादियां उल्टा बड़े हो गए। पहले अगर लोग 200-300 की शादियां करते थे तो आज 500-600 के करते हैं। तो इस सेलिब्रेटिव फैक्टर और ऊपर से ओवरऑल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी कर रही है, तो हर एक चाहता है कि अपने घर में और भी खुशहाली हो और सबको उस हिसाब से अच्छी पार्टी, अच्छी दावत दे। तो इसका लाभ ज़रूर हमारे सिर्फ होटल इंडस्ट्री को नहीं, हर सेक्टर को मिल रहा है। जबकि लॉन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एयरलाइंस है, कार रेंटल हायर है, डेकोरेटर्स हैं। तो ये एक होलिस्टिक इकोनॉमी बूम जो है हमारी, एंड यही जो हमारे गवर्नमेंट का भी जो पूरा फोकस रहा है कि ट्रैवल विद इन इंडिया एंड फंक्शंस विद इन इंडिया। माइस भी अभी एक सेटअप कर रहे हैं, तो ऐसे करके इसका पूरा होलिस्टिक लाभ मिल रहा है। G20 भी गवर्नमेंट ने किया, हाँ, उसका भी इंडस्ट्री को लाभ मिला, और सिर्फ होटल इंडस्ट्री को नहीं, ट्रैवल, टूरिज्म अक्रॉस द और बोर्ड। हमारे आसपास पूरे सबको। हाँ वीरू, इसका मतलब कोरोना ने बेसिकली सिखा दिया है जो है एंजॉय कर लो, कल हो ना हो, है ना? नहीं वो भी है, मगर एक्चुअली कोरोना ने सिखाया, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया सर। सेविंग भी इम्पोर्टेंट है, स्पेंडिंग भी इम्पोर्टेंट है, दोनों। क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के सेविंग्स भी उड़ गए, तो ऐसा नहीं है। मगर जो हमारी इंडियन माइंडसेट है, वो माइंडसेट को फिट होते होते हम लोगों का जो बीच में देखिए, होटल इंडस्ट्री इज एन एक्सीलेंट बैरोमीटर ऑफ द सोशल कॉन्शियसनेस। आज अगर लोग खुश है तो होटल में स्पेंड करेंगे, और वही दिख रहा है हमको। इंडस्ट्रीज, अभी मैं सुन रहा था इसके पहले भी, अगर इंडस्ट्री बूम करेगी तो कहीं ना कहीं तो डीलर्स और लोगों को सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। जी। सेल्स फोर्स को भी खुश रखना है आज, नहीं तो अपॉर्चुनिटी सबको बहुत है। तो इंसेंटिव्स, डीलर मीट्स, तो इसके लिए होलिस्टिक एक ग्रोथ है ये। ओके, ये आपके आपके बैंकेट हॉल्स की और आपके हॉल्स की और रूम्स की इस वक्त ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है सर? आई मीन एक सीरीज ऑफ इवेंट थे, G20 था, उसके बाद वर्ल्ड कप था, अब ये वेडिंग सीजन, ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही है इस वक्त? और आपका बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल जितना एडिशन, रूम एडिशन हो जाएगा वो क्या है? तो ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री का और हमारे जो है ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी रही है, स्पेशली मुंबई मार्केट में हाई 80s और 90s और कभी कभी 100%। तो आप एवरेज बोल सकते हैं कि 85% तो आपकी मुंबई, इवन पूना मार्केट ने बहुत अच्छा पिकअप किया, क्योंकि हमारा जो पूना ऑर्किड है वो 410 रूम का है, और उसको एक 50,000 स्क्वायर फुट का एक लॉन है, एक 24,000 का दूसरा एक लॉन है, फिर 7,000 स्क्वायर फुट के 2 हॉल्स हैं, फिर 13 और 14 और छोटे छोटे मीडियम साइज, क्योंकि फंक्शन में अलग अलग साइज के हिसाब से रिक्वायरमेंट। तो ये एक माइस जो हम बोलते हैं कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस, ये एक माइस डेस्टिनेशन है। तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा करता है, और रूम्स की इन्वेंट्री के हिसाब से, फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स के हिसाब से। सो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो हम देखते हैं कि हाई 70s में है। और इवन जैसे आपने कहा आशीष जी, फोर्ट जादवगढ़ जो है, लोगों को चाहिए कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ मेमोरीज क्रिएट करे, सिर्फ खर्चा नहीं मगर बाद में भी याद रखे। तो क्वालिटेटिव वेन्यूज जो है उनकी बहुत अच्छी डिमांड है, और उस हिसाब से लोग वहाँ फंक्शंस कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। और दूसरा जब आ गया एडिशन का, तो मेरे को बहुत आनंद होता है आपको कहने का कि हमारा ईरा बाय ऑर्किड होटल जो है वो बम्बई में, भुवनेश्वर में तो खुल गया 1 जुलाई, मगर हमने नासिक में नया खोला हमारा 32 रूम्स का, और अभी जामनगर ऑर्किड होटल जामनगर ये 1 तारीख को खुल जाएगा। तो जो हमने कहा है वो सब धीरे धीरे रोल आउट हो रहे हैं। चंडीगढ़ हमारा जो है ऑर्किड होटल चंडीगढ़, वो 125 रूम्स का है, वो खुल जाएगा अप्रोक्सीमेटली मार्च में। तो आने वाले जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में 400 और रूम्स की एडिशन तो ऐसे ही हो जाएगी। अच्छा विशाल, खत्म करने का समय। आपने इस तरह के कैपेसिटी एडिशंस की बात करी, ऐसे ही एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशंस आपके सारे पीयर्स अनाउंस करे चले जा रहे हैं। एक तो आपके लिए आज भी फ्लैगशिप आपका ऑर्किड मुंबई है, और उसके आसपास किसी ताज की, किसी लेमन ट्री की बहुत एग्रेसिव प्रॉपर्टी सामने आती हुई। तो इतना डिमांड है कि फिर भी 85-90% ऑक्यूपेंसी इतनी सप्लाई आने के बाद भी बन रही है। और दूसरा, इस इंडस्ट्री में बदला क्या? आमतौर पे होता था कि डिमांड सप्लाई मिसमैच होता था, सप्लाई आती थी, वापस फ्लैटन आउट हो जाता था। इस बार चले ही चले जा रहा है विशाल, ये गजब। ये इस अपस्विंग के पीछे रीजन क्या है दरअसल? आप लोग इंडस्ट्री वाले कैसे मान रहे हो, ये सस्टेन करेगा क्या?
ये जरूर सस्टेन करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की, हमारी होटल इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, ये आम इंडस्ट्री जो है सबकी डिमांड है। आज कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ रहा है, जबकि अभी तक भी फॉरेनर्स इतने तादाद में नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत स्ट्रांग है। और हमारा जो देखिए, जो अगर आप एक क्वालिटेटिव प्लेयर है, हम लोग जो है, हमके जो भी मैंने अनाउंस किए, ये सब जो है ये हमारे खुद के या लीज प्रॉपर्टीज है, तो हमारा खुद का पर्सनल अटेंशन और फोकस ज्यादा है। तो जब आप एक क्वालिटेटिव प्लेयर हैं हम जैसे, तो आपके अगर बाजू में अच्छा नेबर आ जाए, भले वो भी एक बड़ा ब्रांड हो, तो भी उसका प्रभाव एक लिमिटेड हद तक ही होता है, क्योंकि आपके लॉयलिस्ट आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे। तो ये एक फंक्शन है, दोनों इंडस्ट्री का भी डिमांड है और हमारी जो क्वालिटी है, खूबियां है, हमारा F&B का और हमारे स्टाफ का, तो इन दोनों का भी मेल की वजह से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़िया है। और सिर्फ मुंबई नहीं, हम पूना की भी बात करें, हम नासिक की भी बात करें, हम कई ओडिशा की बात करें, हमारे जी। इरावा ऑर्किड ओडिशा भुवनेश्वर में, हमारा लोटस कोणार्क, ये भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में जो तेजी है, ये बिल्कुल। तेजी इंडिया सस्टेन कर रही है। जी हैं। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज के दिन, महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़े और आई थिंक इस डेवलपमेंट्स पे बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल, एक्सटेंडेड वीकेंड। थैंक चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट्स बिल्कुल स्थिर, यहीं से शुरू की थी शुरुआत, लगभग 9:15 पे आशीष ने यही लेवल पे नीरज जी को दे जाते हैं। नीरज जी नमस्कार। 19795 स्थिरता कायम है, बिल्कुल फ्लैट। कल मैंने आपको ग्रीन में दिया था। हाँ, और शाम को क्या किया आपने? तो हमने भी बहुत नुकसान में नहीं दिया। अरे बहुत ज़्यादा नीचे दिया ना 10 पॉइंट। आज नहीं देना है नीचे। अरे आप लोग बातें कर रहे हो, मामा पापा मिलके ना 13% और मुनाफा चल गया। अब देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। जोमेटो भी चल रहा था। तो खैर वो लोगों को, हाँ ऐसा सही, फिर 13% ऊपर ऐसा धीरे करके वो पिकअप कर गया है। इसी को मार्केट कहते हैं। इसी को मार्केट कहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और आज एक लक्ष्मण जी खबर लेके आए, उनसे बातचीत करेंगे क्या खबर है इस सब पे, छोटी सी हेडलाइंस लेने के बाद।